पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स थ्योरी। इन्होंने थ्योरी देने के पहले कुछ चीजें माना है और उसका मैथमेटिकल प्रूफ भी दिया है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। पोस्टुलेट्स क्या क्या था। पहला पोस्टुलेट्स क्या था? ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन एटम मूव्स अलोंग circular path called orbit। ये पहला पोस्टुलेट्स था। इसका मतलब समझेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो सर्कुलर पाथ होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्बिट बोलेंगे। तो क्या सारे सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट कह सकते हैं? मान लो एक न्यूक्लियस है यस सर। और इसमें खूब बहुत सारा खींच दिया अपने मर्जी से सर्कुलर ऑर्बिट, बहुत सारा अपने मर्जी से सर्कुलर पाथ खींच दिया। तो क्या सारे सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट बोलेंगे? तो नील्स बोर कहता है यस सर। कि ऑल सर्कुलर ज्योमेट्री ड्रॉन अराउंड न्यूक्लियस may not be an orbit। कुछ भी खींच दोगे तो वो ऑर्बिट नहीं कहलाएगा। यस सर। ऐसा नहीं कि अपने मन से 1000 सर्कुलर पाथ खींच दिए तो वो ऑर्बिट कहलाएगा। सर्कुलर पाथ ऑर्बिट होता है लेकिन हर सर्कुलर पाथ ऑर्बिट नहीं होता है। तो क्या चाहिए? क्या कंडीशन क्या होनी चाहिए? कुछ तो पता लगे। यस सर। कंडीशन फॉर सर्कुलर पाथ टू बी एन ऑर्बिट। ऑर्बिट होने के लिए क्या खासियत होनी चाहिए? तो इसमें हेल्प किया है मैटर वेव का जो कॉन्सेप्ट था, डी ब्रॉगलीज मैटर वेव कॉन्सेप्ट। यस इसके सर। मदद से उन्होंने पहला पोस्टुलेट्स एक्सप्लेन करा कि ऐसा है कि डी ब्रॉगली ने कहा है ना कि इलेक्ट्रॉन भी वेव है। डी ब्रॉगली ने क्या बोला? यस इलेक्ट्रॉन सर। भी वेव है। तो अगर न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारे लाइन आप खींच दो, बहुत सारे सर्कुलर पाथ आप ड्रॉ कर लो, बहुत सारे सर्कुलर पाथ मान लो हमने ड्रॉ कर लिया, ये पाथ 1 ड्रॉ कर लिया, ये पाथ 2 ड्रॉ कर लिया, ये पाथ 3 ड्रॉ कर लिया, बहुत सारे पाथ ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या देखेंगे? अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस पाथ में जा रहा होगा तो जो इसका सरकमफ्रेंस होगा, जैसे मान लो ये फर्स्ट पाथ पे जा रहा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा फर्स्ट पाथ पे तो इसका जो सरकमफ्रेंस का लेंथ होगा, सरकमफ्रेंस लेंथ, इसका जो सरकमफ्रेंस लेंथ होनी चाहिए ना वो लेमडा के मल्टीपल होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? सरकमफ्रेंस की जो लेंथ होनी चाहिए वो लेमडा के टर्म्स में आनी चाहिए। 1 यस लेमडा, सर। 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, 5 लेमडा, ऐसे आना चाहिए। अगर इस तरीके से आता है सरकमफ्रेंस की लेंथ तो उस सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट बोलेंगे। तो उस यस सर। सर्कुलर पाथ को क्या बोलेंगे? ऑर्बिट बोलेंगे। इसका मतलब फर्स्ट, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि फर्स्ट ऑर्बिट हम किसको बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्बिट हम उस सर्कुलर पाथ को बोलेंगे जिसकी सरकमफ्रेंस की लेंथ
जिसकी सरकमफ्रेंस की जो लेंथ है वो लैम्डा के इक्वल हो तो उसको फर्स्ट ऑर्बिट बोलेंगे। सेकेंड sir. ऑर्बिट किसको बोलेंगे? किस सर्कुलर पाथ को सेकेंड ऑर्बिट बोलेंगे? जिस सर्कुलर पाथ में सरकमफ्रेंस किसके इक्वल हो जाए? 2 लैम्डा के इक्वल हो जाए। 2 lambda. इसका मतलब है कि ऐसी सरकमफ्रेंस की लेंथ होनी चाहिए कि एक वेव पूरी तरह से फिट हो जाए, पूरी तरह से उसमें फिट हो सके। कहने का यही मतलब है, फिट हो सके। और 2 लैम्डा कहने का मतलब क्या हुआ? सेकेंड ऑर्बिट में 2 वेव 2 wave एग्जैक्टली फिट हो fit हो सके, सके। है कि नहीं? तो जिस Yes, sir. पाथ पे इंटीग्रल मल्टीपल में वेव फिट हो जाता है उसी को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। समझ में आया? तो Yes, अगर sir. फर्स्ट ऑर्बिट का बात करूंगा तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उस इलेक्ट्रॉन की वेव, उस इलेक्ट्रॉन से एक कंप्लीट वेवलेंथ बननी चाहिए जो सरकमफ्रेंस को शो करेगा। ये Yes, sir. लैम्डा ही इसकी सरकमफ्रेंस लेंथ होगी। सेकेंड ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट को कैसे दिखा सकते हैं? सेकेंड ऑर्बिट का मतलब हो गया Same length, 2 इतना wave. लेंथ होना चाहिए कि 2 वेव, एक वेव ये हो गया, दूसरा वेव ये हो गया, पूरी तरह से फिट होनी चाहिए। Yes, sir. इसका मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर ना इलेक्ट्रॉन ऐसे एकदम ऐसे नहीं घूमता है, ऐसे नहीं Yes, घूमता sir. है, बल्कि कैसे घूमता है? इस तरीके से घूमेगा कि वेव पूरी तरीके से फिट आ जाए। Wave. 1 2 3 4 ऐसे फिट हो जाए। Yes, sir. तो इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ एक वेव फिट बैठ गया, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3 और यहाँ से यहाँ 4, यानी ये फोर्थ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा, फोर्थ ऑर्बिट को Yes, sir. रिप्रेजेंट कर रहा। समझ में आ गया ऑर्बिट का मीनिंग क्या होता है बोस Answer थ्योरी आ में? गया। तो ये पहला पोस्टुलेट्स था बोर का, बोर का ये पहला पोस्टुलेट्स था। अब आप सुनो बोस सेकेंड पोस्टुलेट्स। बोस सेकेंड पोस्टुलेट्स, बोर का जो सेकेंड मान्यता था वो क्या था? वो कह रहा है, बोर का जो सेकेंड पोस्टुलेट्स है, याद कर रखे होगे कि जो एंगुलर मोमेंटम होनी चाहिए, Yes, sir. वो था एंगुलर and मोमेंटम ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम कितनी होनी चाहिए? तो h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, yes, sir. जिसको हम लोग बोलते हैं mvr=nh/2 Yes, sir. नहीं? हाँ सर। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेगा डी ब्रॉगली? डी ब्रॉगली को एक्सप्लेन तो करना होगा ना, बहुत वेब वेब Yes, sir. आ रहा था तो इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो डी ब्रॉगली ने बोला कि देखो ऐसा है कि सरकमफ्रेंस की लेंथ कितनी होती है? मान लो nth ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, nth ऑर्बिट का अगर मैं बात कर रहा हूँ तो टोटल सरकमफ्रेंस की लेंथ n लैम्डा होनी चाहिए, हाँ सर। ये होनी चाहिए। और दूसरी कि डी ब्रॉगली खुद ही बोलता है कि लैम्डा होगी h/mv। यस सर। तो दोनों को मिला दो, सेकेंड से लैम्डा के वैल्यू फर्स्ट में रख दो, तो 2πr की वैल्यू क्या हो जाएगी? NH/mv होगी कि नहीं होगी? हाँ सर। तो इसको इधर ले जाओ, r से मल्टीप्लाई करो तो mvr देखो NH/2 आ गया।
आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। तो एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई आ गया। तो ये दो पोस्टुलेट्स है, दोनों पोस्टुलेट्स आ गया समझ में। बोस का क्या था? पहला पोस्टुलेट था ऑर्बिट के बारे में, कि हर सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट नहीं बोलेंगे, जिसमें वेव पूरी तरह से फिट बैठे, फिट होकर के इलेक्ट्रॉन्स वेव मूव करे, उसको ऑर्बिट बोलेंगे। और जहाँ कहीं भी जिस ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगी उसकी एंगुलर मोमेंटम फिक्स होगी। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी एंगुलर मोमेंटम होगी इलेक्ट्रॉन की? तो फर्स्ट ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम को लिखेंगे h/2 पाई। ओवर 2 पाई। सेकेंड ऑर्बिट में यस एंगुलर सर। मोमेंटम क्या होगी? 2h/2 पाई। h/पाई। थर्ड ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम क्या होगी? 3h/2 पाई। तो h/2 पाई। जितना ऑर्बिट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 2 3 4 रखते जाएंगे। यस सर। तो इस तरीके से ये दो पोस्टुलेट्स इसने डिसाइड कर लिया। और ये भी बोल दिया कि जैसे देखो एंगुलर मोमेंटम तो चेंज ही नहीं हो रही है। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं तो फर्स्ट ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम कितनी है? h/2 पाई। तो h भी कांस्टेंट है और 2 h/2 पाई। पाई भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब यस किसी सर। भी ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट, बदल ही नहीं रहा है, बदल ही यस सर। नहीं रहा है एंगुलर मोमेंटम। बदल रहा है क्या? नहीं बदल रहा है। एंगुलर मोमेंटम क्या हो रहा है? कांस्टेंट हो रहा है। एंगुलर यस मोमेंटम क्या हो रहा है? कांस्टेंट हो रहा है। और फर्स्ट पोस्टुलेट से क्या पता चला कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव है और वेव एक पर्टिकुलर जगह पे ही फिट हो सकता है, कहीं और फिट हो नहीं सकता है, तो इलेक्ट्रॉन के गिरने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनता है। अगर इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे मान लो ऐसे जाना था, यहाँ पे 4 वेव फिट बैठ रहा था, 4 वेव फिटेड, 4 वेव फिट बैठ रहा था। तो अगर ये ऐसे गिरने लगेगा, ऐसे गिरेगा, तो इसमें 4 वेव फिर फिट नहीं बैठेगा, लेंथ ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाँ गिर सर। नहीं सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन वेव है तो इस तरीके से फिट नहीं बैठेगा इसमें वेव, क्योंकि वेव जितना जितना वेव यहाँ पे फिट बैठेगा एग्जैक्टली वो वेव ऐसे में फिट नहीं बैठ पाएगा, तो नहीं गिरेगा, एक जगह फिक्स रहेगा इलेक्ट्रॉन। और फिर वो एनर्जी एक्सचेंज को एक्सप्लेन करा है, एनर्जी एक्सचेंज को। ये बोला है कि एनर्जी एक्सचेंज क्यों होती है, बाहर निकलता है अंदर एनर्जी जाता है क्यों? तो उसने बोला ऐसा है कि जितने भी एटम्स हैं जो अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स को रखता है और इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है इसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, तो क्या होता है जब भी हम कोई भी एक्साइटेशन एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी लेकर के बाहर जंप करता है, हाँ सर। बाहर जंप करता है, क्योंकि वहाँ बाहर वाला एनर्जी कम नेगेटिव होता है, अंदर वाला एनर्जी क्या होता है? ज़्यादा नेगेटिव होता है। तो कोई भी यस सर, ज़्यादा एक्साइटेशन कम एनर्जी होता है। को लेकर के जंप करता है, लेकिन इस तरीके से हम नहीं कर सकते हैं कि बार बार एनर्जी देंगे और ये बाहर निकलता जाए, ऐसा नहीं है। जैसे ही आप एक्साइटेशन एनर्जी देंगे तो जंप करेगा, लेकिन नैनो सेकेंड के रेंज में तुरंत बैक जंप कर लेता है, क्योंकि अगर बैक जंपिंग नहीं करेगा तो फिर एटम फिर से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसे बाहर अगर निकलता ही रह गया तब तो ऐसा भी होगा कि एनर्जी देते जाएंगे और सारा इलेक्ट्रॉन ही खाली हो जाएगा एटम का, तो फिर एटम ही नहीं यस बचेगा। सर। और एटम बिल्डिंग एटम। ब्लॉक है मैटर वर्ल्ड का, स्टेबल सबसे ज्यादा रहना चाहिए। तो जैसे ही एनर्जी देंगे वो क्या करेगा, यहाँ से उठा के एनर्जी को यहाँ पटक देगा,
यहाँ से यस ले सर। जाएगा एनर्जी और फिर बैक जंपिंग करने के बाद इसको थ्रो कर देगा बाहर के दुनिया में। एटम में जितना पहले सर एनर्जी था फिर अब उतना ही एनर्जी हो जाएगा। बाहर से आने वाले एनर्जी को बाहर फेंक दिया, ये स्टेबल हो गया। यस सर। तो इस तरीके से बाहर से जितनी भी एक्साइटेशन, जो भी एक्साइटेशन एनर्जी देंगे, एक्साइटेशन एनर्जी जो भी बाहर से देंगे, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज कर देगा, बाहर फेंक देगा, और ये खुद फिर से यस स्टेबल सर। हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब लोअर से लोअर टू हायर कब जंप करेगा, लोअर टू हायर शिफ्टिंग होगी जब वो एनर्जी को एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा होगा, एनर्जी को क्या कर रहा होगा, गेन करेगा। यस सर। अब्जॉर्ब कर रहा होगा। और हायर से लोअर एब्जॉर्ब। पे कब होगी, हायर टू लोअर शिफ्टिंग कब होगी, जब वो एनर्जी को छोड़ रहा एनर्जी होगा, लूज। एनर्जी को एग्जिट कर रहा होगा, तो एनर्जी अब्जॉर्ब और एमिट कर सकता है। और ओवरऑल एटॉमिक स्ट्रक्चर कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, हमेशा स्टेबल रहेगा। अब बात यस आती सर। है कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे न्यूक्लियस से उसकी पोजीशन क्या है, यानी रेडियस क्या है, उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी क्या है ना, ये सारी चीजें, उसकी यस सर। फ्रीक्वेंसी कितनी है, वेवलेंथ कितनी है, वेव नंबर कितनी कुछ भी पूछा जा सकता है ना, टाइम पीरियड कितनी है, कुछ भी पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसलिए करंट भी सर। होगा, करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, चार्ज है तो हाँ इलेक्ट्रिक सर। फील्ड भी होगा। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जा सकता है, एंगुलर मोमेंटम पूछा जा सकता है, मोमेंटम पूछा जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी तो बोल ही दी। तो कुछ भी पूछ सकता है इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इस पार्ट को हमें डिस्कशन करना है, एग्जाम में इसी पार्ट से क्वेश्चन आता है। तो यस अब सर। हम इसी की बात करेंगे। तो एटम में देखो मेनली क्या है हमारे पास जो टूल्स है, पहला तो एक हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि MVR होती है NH/2 एक फॉर्मूला हमारे यस पास सर। पहले से पता है। और कुछ मैकेनिक्स लगा लेंगे, जैसे मैं एक एटम मान लेता हूँ जिसके पास एटॉमिक नंबर है Z, तो इसका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा Ze। यस सर। और सर। मैं केवल वैसे एटम की बात कर रहा हूं जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, केवल 1 इलेक्ट्रॉन एटम की बात कर रहा हूं, केवल 1 इलेक्ट्रॉन एटम की बात कर रहा हूं, ऐसा एटम जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है, इसी यस के लिए सर। बोस थ्योरी वैलिड है। बोस थ्योरी वैलिड केवल इसी के लिए, समझ में आ गया। सर एक के लिए ही। एक ही इलेक्ट्रॉन है इस सिस्टम के पास, अब एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो तो कहीं भी रह सकता है, किसी भी ऑर्बिट में रह सकता है। तो मैं मान लेता हूँ ये न्यूक्लियस है, इसका एटॉमिक नंबर Z है, तो चार्ज हो गई +Ze। और मैं मान लेता हूँ कि एक सर इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में, कौन से ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट। तो इसका ये रेडियस हो गया, मान लेता हूँ स्पीड हो गई v। अब बताओ ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, तो एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा कि नहीं, कूलम फोर्स यस सर। लगेगा। फोर्स कितनी हो जाएगी, हाँ सर। फोर्स हो जाएगी K Q1, यहाँ पे चार्ज है Q2/r²। और ये फोर्स क्योंकि सेंटर की ओर लग रहा है, ओनली फोर्स है जो सेंटर की ओर लग रहा है, इसलिए इसको सेंट्रीपिटल बोल सकते हैं।
और Yes, सेंट्रीपिटल sir. फोर्स होता है mv स्क्वायर बाय आर। नहीं, MB square by R. तो आर से आर हाँ कट सर. गई, तो mv स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? mv सर स्क्वायर की वैल्यू आ गई के जेड ई स्क्वायर बाय आर। तो हमारे पास कितना फार्मूला हो गया? हमारे पास दो फार्मूला हो गया। कौन कौन सा फार्मूला हो गया? यस सर. एक फार्मूला हो गया MB एम वी R आर इक्वल्स टू एन एच बाई टू पाई, N और by दूसरा फार्मूला हो NS by गया 2 एम by बी स्क्वायर इक्वल्स टू MB. ए Yeah. जेड ई स्क्वायर बाय आर। ये दो फार्मूला हो गया। अननोन कितना है इसमें देखो, Yes sir. अननोन कितना है? दो ही तो अननोन है इसमें। अननोन R स्पीड और नहीं B. मालूम है और आर मालूम नहीं है, तो दो इक्वेशन दो अननोन, यस सर. सॉल्व होगा? सॉल्व हो हाँ जाएगा। सर, हो जाएगा. मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आंसर। यस सर. तो जब सॉल्व यस सर. करोगे तो रेडियस का वैल्यू आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर एम जेड इंटू के, ये आ जाती है। एच प्लैंक यस सर. कांस्टेंट है, ई इलेक्ट्रॉन की चार्ज है, एम इलेक्ट्रॉन की मास है, के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। सबकी वैल्यू रख दो कांस्टेंट. तो आ जाएगा 0.53 के लगभग एन स्क्वायर बाय, यस सर. और ये एंगस्ट्रॉम में आएगा। ये रेडियस का हाँ फार्मूला सर. हो गया बोस मॉडल में। और ये किसका रेडियस है? ये रेडियस है nth ऑर्बिट का। फर्स्ट सर ऑर्बिट कितना भी. ऑर्बिट एक एटम में इनफाइनाइट होता है। हाँ सर. nth ऑर्बिट का ये रेडियस है। nth ऑर्बिट का ये रेडियस है। फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट जिसके लिए भी निकालना हो निकाल सकते हैं। यस सर. ये रेडियस हो गया। अब स्पीड कितना होगा, स्पीड भी निकाल लो। तो स्पीड जब निकालोगे तो इसी तरीके से आर का वैल्यू आ गया, यहाँ रख दो, तो आर के वैल्यू रख देंगे तो बी का वैल्यू आ जाएगा। देखो क्या आता यस है, सर. फर्स्ट पोस्ट सेकेंड जो पोस्टुलेट्स था वो उसमें यहीं रख दो। तो एम वी आर होता है एन एच बाई टू पाई, आर का वैल्यू मिल गया ना, ये रख दो। यस सर. तो क्या आ जाएगा, बी का पॉइंट वैल्यू फाइव. आ जाएगा एन एच बाई टू पाई एम आर, और आर के जगह पे वो रख दूंगा एन स्क्वायर पॉइंट. स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर एम जेड इंटू के। तो देखो स्पीड क्या आ जाती है, एन एच तो कट जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो आज एम से एम कट जाएगा, तो आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर जेड के इंटू ई स्क्वायर अपॉन एन इंटू एच। ये आ जाती है। क्या आ जाती है? ये आ जाती है। यस के सर. का वैल्यू भी रख दो, या छोड़ो एसआई यूनिट में ये स्पीड हो गई। सारी चीजें कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू रखो तो आ जाती है 2.18 10 का पावर 6 जेड बाय एन, ये आ जाती है। और ये किसकी स्पीड है? nth ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की स्पीड है। nth ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन स्पीड, nth ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की ये स्पीड आ जाती है। तो रेडियस और स्पीड मिल गई। नहीं, आपको यस कौन सर. सा फॉर्मूला याद रखना है? बहुत सिंपल हाँ फॉर्मूला याद रखना है। रेडियस का फॉर्मूला 0.53 एन स्क्वायर बाई, सर. में क्या? कर भाई जेड. नहीं सर, कुछ नहीं. ये मीटर पर सेकेंड में आएगा। तो ये दो फार्मूला आया, यस सर. ई और आर का। अब कुछ भी पूछ सकता है, आप निकाल सकते हो। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे कि बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बताओ? हाफ एम वी स्क्वायर होती है। एम वी स्क्वायर का यस सर. वैल्यू तो अभी निकाले थे, बी था 2. अभी एम वी स्क्वायर का यस वैल्यू सर. निकाला था के जेड ई स्क्वायर बाय आर।
हाँ सर। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ गया kz(E²/2 हुआ। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो किसी भी चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी होता है k क्यू क्यू Q1 Q2 क्यू वन बाय क्यू R, टू बाई आर। प्लस माइनस साइन के साथ होता है। ऐसे लिखते हैं k, यस सर। मान लो प्लस Q1 है माइनस Q2 है तो साइन के साथ लिखेंगे। तो देखो एटम में क्या था, यहाँ पे एटॉमिक नंबर था Z, चार्ज था प्लस Ze और इलेक्ट्रॉन के पास माइनस E था। तो इसके बीच पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखोगे, K प्लस Ze माइनस E/R। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया kz(E²/R) विद नेगेटिव साइन। क्या आया यस सर। समझ लो पहले। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आया kz(E²/2R) और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आया माइनस kz(E²/R). टोटल एनर्जी क्या होगा बताओ, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यस सर, जीरो। दोनों को नहीं, जोड़ दो। जीरो कैसे होगा? ऐड कर दूंगे। नहीं दोनों सर, को जीरो ऐड नहीं, कर ऐड। दो तो आ जाएगा माइनस kz(E²/2R). कोई रिलेशन दिख रहा है तीनों में? रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी की हाँ वैल्यू सर। टोटल एनर्जी की वैल्यू के बराबर है और इन दोनों की यस सर। वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी का आधा है। पोटेंशियल एनर्जी को U से लिखेंगे और काइनेटिक एनर्जी को K से, टोटल एनर्जी को E से लिखेंगे। ठीक है, यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू टोटल एनर्जी का इक्वल होता है और वो पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है। ये रिलेशन काफी यस काम सर। का है। ये रिलेशन ग्रेविटेशन में भी यूज होता है। यस ग्रेविटेशन सर। में भी यूज होता है, जैसे सन के यस सर, अबाउट उसमें भी हुआ था। सन के अबाउट अर्थ ऐसे घूमती है तो वहां पे भी यही रूल लागू होता है, यहाँ पे भी सेम रूल लागू होता है। काइनेटिक की वैल्यू टोटल एनर्जी के इक्वल होती है और पोटेंशियल की हाफ होती है। ठीक है, हाँ। सेम ही फॉर्मूला यस लगा। सर। तीनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे लिख दिया टोटल एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल, और इधर लिख दिया आर। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ्स आता है, इसमें पहचान सकते हो कि कौन एनर्जी कहाँ पे है, कौन सा एनर्जी कहाँ पे है बताओ। ये वाला हमेशा पॉजिटिव है तो ये काइनेटिक यस एनर्जी सर। हो गई, और ये हो नीचे गई ले ज्यादा पोटेंशियल। नेगेटिव है, ये कम नेगेटिव है। तो ज्यादा नेगेटिव का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और यस सर। पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा नेगेटिव था, काइनेटिक थोड़ा सा पॉजिटिव जुड़ता है, इससे लिए नेगेटिविटी घट जाती है टोटल एनर्जी की। तो ये हो गई टोटल एनर्जी। ठीक है, यस सर। तो इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन जनरली आता है कैलकुलेशन बेस्ड वो टोटल एनर्जी पे आता है। जब भी ना पता हो कि कौन सी एनर्जी निकालनी है क्वेश्चन में, तो टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आया था माइनस kz(E²/2R), और अभी अभी R निकाला था कि नहीं? यस सर। R का वैल्यू याद होगा, निकाला था n²h² 4π²E²mz/k। तो ये वैल्यू रख देंगे, रखने पे आ जाएगा माइनस 2π²z²E4m×k² अधिकतर चीजें कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू रखो तो आ जाएगी -13.6 z²/n²। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, इसमें यस आएगी, सर। इलेक्ट्रोवोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, यस टोटल सर। एनर्जी का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले की बहुत ज्यादा यूज है, जैसे हाइड्रोजन, दो तीन एटम के लिए डायरेक्ट याद रखने हैं। हाइड्रोजन एटम के लिए और हीलियम एटम के लिए, दो एटम के लिए आपको याद रखना है कौन से ऑर्बिट में कितना एनर्जी है। तो हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट,
फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट, कितना एनर्जी है डायरेक्ट याद रखेंगे। कैसे पता चलेगा? हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू 1 रख देंगे। यस सर। ऑर्बिट कौन सा है उसके आधार पे एन का वैल्यू 1 2 3 4 रखेंगे। तो जब रखोगे तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी आ जाएगी? तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी आ जाती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट का यस सर। -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका -0.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका -0.5 समथिंग करके 5 के रेंज में आता है, इसका आ जाता है -0.3, ऐसे कुछ आ जाता है। ठीक है, हाँ सर। तो इससे ना ये चीजें आपको याद रखने हैं। हाइड्रोजन एटम वाला अगर ये चीजें याद रहेगा तो आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे, नहीं तो उलझ जाएंगे। इसी तरीके से हीलियम, हीलियम के लिए जेड का वैल्यू 2 रखेंगे तो फॉर्मूला क्या हो यस सर। जाएगा एनर्जी का? -13.6 जेड स्क्वायर, जेड का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और नीचे में एन स्क्वायर है ना। 1। अब एन का यस सर। वैल्यू 1 रखो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालना है तो एन का वैल्यू 1 रखेंगे तो आ जाएगा 4 गुना आ जाएगा, इसका 4 गुना आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर यस लेते हैं, सर। 6 4 जा 24, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी आती है? 4.4। 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी 54.4। तरीके से सेकेंड ऑर्बिट का निकालो तो सेकेंड ऑर्बिट में 2 का वैल्यू रखोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 से कट जाएगा तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2.6। इसी तरीके से थर्ड का निकालो, थर्ड ऑर्बिट में क्या होगा? 3 तिहाई 9 हो जाएगा, डिवाइड करके देख लेना, 9 करके 6, यह आ गया 54.4 और इसको 9 से डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा? अच्छा। आ जाएगा 6 6 पॉइंट, है ना, 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा लगभग, नहीं 6.04 आ जाएगा, लगभग 6 हो, लगभग कितना हो गया? लगभग 6 हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रखें। इसी तरीके से फोर्थ ऑर्बिट देख लो, यस सर। फोर्थ ऑर्बिट रखेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 कट जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करोगे तो यही आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वाला चार्ट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन हम करके बताते हैं। क्वेश्चन में बोलेगा second orbit of hydrogen atom having same energy as the nth orbit of helium atom, then find the value of n। तो इसका यस सर। सेकेंड ऑर्बिट इतना एनर्जी रखता है तो इसका कौन सा ऑर्बिट इतना एनर्जी रखता है? फोर्थ, नहीं, हाँ, हाँ सर। और इसका जितना यस सर। फर्स्ट, यस सर। इसका जितना फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी रखता है उसका ये वाला सेकेंड ऑर्बिट रखता है। सेकंड। हाँ, तो इससे कंपेयर करके बहुत क्वेश्चन पूछा जाता यस सर। है बोस थ्योरी में। तो जब हमें एनर्जी का पता चल गया इस ऑर्बिट में कितना एनर्जी है, तो अब हम ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर कहीं से जंपिंग होता है फॉरवर्ड या बैकवर्ड जंपिंग तो यस सर। कितना एनर्जी रिलीज होगा या अब्जॉर्ब होगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और अब्जॉर्ब्ड
Yes, sir. इन फॉर्म कोई भी रहे, एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब कितना होगा हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? जैसे देखो, मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम है और मान लो इस तरीके से ऑर्बिट्स है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अब बोला है कि यहाँ से यहाँ पे जंप किया है इलेक्ट्रॉन, तो पता है जंप करेगा तो एनर्जी बाहर जाएगा। Yes, sir. तो इसकी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी बता सकते हो कितनी है? हाँ सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी कितनी होगी? तो हमें पता है फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होती है -13.6 13.6 और इसका होता है -1.51। 51 घटा देंगे, subtract। अप्रॉक्स अप्रॉक्स करो ना, 1 डिस्टर्ब कर रहा है तो 0 कर लो, ठीक है? तो Yes, घटा sir. दो, तो एनर्जी जो रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज्ड कितनी हो जाएगी? तो आ जाएगा यहाँ पे, जहां से चलेगा उसमें से फाइनल को घटाना है हमेशा, Yes, sir. क्योंकि ना 1.5। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सारी एनर्जी नेगेटिव होती है। सर ये आ जाएगा तो इनिशियल को घटा दो, -1.5 -13.6 आ जाएगा 13.6 -1.5 कितना आ 12 जाएगा? point 0.1 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 12.1। कितनी एनर्जी बाहर आ गई? समझ में आ गया कि नहीं? Yes, sir. इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन में बोले कि मान लो कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है Z और इसका बहुत सारा ऑर्बिट्स है, Yes, sir. एक ऑर्बिट है N2 और एक ऑर्बिट कहीं पे भी है N1 और जंप हुआ है N2 से N1 पे, तो बता Yes, sir. सकते हैं कितना एनर्जी बाहर गया? एनर्जी Yes, कितना sir. बाहर गया रेडिएशन के फॉर्म में? बताओ इसकी एनर्जी कितनी हुई? तो एनर्जी कैसे Sir, लिखोगे बताओ? एनर्जी sir अभी नहीं बताया। 13.6। एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी जो बाहर गई वो हो गई N1 N2 माइनस EN1, यही तो बोलेंगे, बताया था ना। हाँ इनिशियल सर। माइनस फाइनल, इनिशियल ये है, फाइनल ये है। तो आपको पता है n ऑर्बिट की टू मैंने एनर्जी होती है -13.6 Z²/n²। 6 Z²/n²। तो EN2 और EN1 नहीं निकलेगा, ऐसा लिख -13.6 Z²/n², और ये हो जाएगा 13.6 Z²/n²। अब यहाँ पे रख दो तो क्या हो जाएगा बताओ? सारी चीजें रख दो, माइनस साइन को यस कंटिन्यू, सर। तो आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। 13.6 Z²/(1/(n1)² -1/(n2)², ये हो जाएगी। यस सर। क्या आ जाएगा? एनर्जी जो रिलीज आएगी वो आ जाएगी 13.6 Z²(1/(n1)² -1/(n2)²। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। यस N1 सर। 1 ले रहा हूँ लोअर के लिए, लोअर ऑर्बिट के लिए, और 2 ले रहा हूँ हाइयर ऑर्बिट के लिए। समझ में आए? यस सर। ये फॉर्मूला भी काफी इम्पोर्टेंट। अच्छा, इस फॉर्मूले का एक और फॉर्म है, उस फॉर्म को भी देखना जरूरी है। another form यस सर। another form of energy released, एक और फॉर्म है जिसका यूज होता है। इसी को ना हम लोग एक कांस्टेंट्स के टर्म में बदल सकते हैं, तो वो आ जाता है RHC Z² (n1² -n2²). यहीं पे ना ये जो वैल्यू था ना 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस सर। को ना हमने जूल में चेंज कर दिया और टर्म ले आया प्लैंक कांस्टेंट और स्पीड, ये सारा टर्म्स ले आया।
तो Yes, वहां पे sir. एक्स्ट्रा कांस्टेंट बच गया जिसको हम लोग बोलते हैं राइडबर्ग कांस्टेंट। Right. Yes, sir. राइडबर्ग Right. राइडबर्ग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷ और यूनिट होता है पर मीटर। तो ये एनर्जी का एक अनदर फॉर्म आता है। चलो, जब हमें एनर्जी मिल गई कि रेडिएशन की एनर्जी कितनी है, जो रेडिएशन बाहर जा रही है उसकी एनर्जी का दो फार्मूला हो गया। कौन सा फार्मूला हो गया? एक हो गया 13.6 Z² 1/n1² N1 माइनस square n2, minus 1 by N2 square. और दूसरा फार्मूला हो गया RHC Z² 1/n1² माइनस 1/n2²। ये फार्मूला हो गया एनर्जी Joule. का। और जब एनर्जी मिल गया तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन कैसे निकाल सकते हैं? तो हमारे पास प्लैंक क्वांटम थ्योरी है कि Yes, sir. E is रेडिएशन एनर्जी को H×F लिख सकते हैं। Hc. तो F निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी? Yes, sir. निकल F आएगी. हो जाएगी एनर्जी अपॉन H। इसी को लिख दिया 1/h और एनर्जी का वैल्यू पता है RHC Z² 1/n1² माइनस 1/। Upon N1 square. तो देखो H और H कट गया, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आता है? RC Z² 1/n1² माइनस 1/n2²। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाता है। इसी तरीके से हम लोग वेवलेंथ भी निकाल Yes, सकते हैं। sir. वेवलेंथ निकाल सकते हैं कि नहीं? वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। हाँ sir. वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन ज्यादा वेवलेंथ और एनर्जी पे आता है। कर वेवलेंथ देंगे कितनी आपको. होगी? तो हमें पता है लैम्डा होता है C/F, होती है कि नहीं? Yes, इसी को sir. ऐसे लिख दो कैलकुलेशन आसानी के लिए, 1/λ का वैल्यू F/C लिख दो। और F का Yes, sir. वैल्यू हमें पता है। F का वैल्यू अभी अभी देखा था, RC/Z² Yes, sir. 1/n1² One of माइनस 1/n2²। तो यहाँ से C कट गई, तो 1/λ का फॉर्मूला हो गया RZ² 1/n1² माइनस 1/λ को हम लोग बोलते हैं वेव नंबर। तो वेव नंबर पूछे या वेवलेंथ पूछे, ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। नहीं, Yes, sir. ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। अब इस फॉर्मूले से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, हम उसकी बात करते हैं। जैसे मान लो ये ये एक एटम का न्यूक्लियस है और ये हमारा रहा फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट। इस तरीके से बहुत सारी ऑर्बिट्स है, इनफाइनाइट है। तो देखो रेडिएशन कैसे निकलता है। जैसे मान लो सेकेंड से फर्स्ट पे जंप किया, Yes, sir. या मान लो थर्ड से फर्स्ट पे, हमेशा जंपिंग फर्स्ट पे हो रहा है, एक केस है। फोर्थ Yes, sir. से भी फर्स्ट पे, फिफ्थ पे से भी फर्स्ट पे, ऐसा जंपिंग हो रहा है। तो जब हमेशा ना बैक जंपिंग फर्स्ट ऑर्बिट पे हो तो उससे जो रेडिएशंस बाहर जाती हैं उसको हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज। Yes, sir. लाइमन सीरीज बोलते हैं। इसी तरीके से सेकेंड ऑर्बिट पे बैक जंपिंग हो किसी भी हायर ऑर्बिट से, तो जो एनर्जी बाहर जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बामर सीरीज। Carbon series. Carbon. हाँ, इसी तरीके से थर्ड पे बैक जंपिंग हो तो उसको क्या बोलते हैं? पाश्चन सीरीज। जेई मेंस में मेनली इसी तीन पे काम रहता है, इसी तीन पे कैलकुलेशन करना होता है। तो चौथे पांचवें और छठे का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। Yes, sir. तीन ही सीरीज की मैं बात करूंगा, क्वेश्चन इसी तीन सीरीज से आता है। अब सुनो ध्यान से,
लाइमन सीरीज का मतलब क्या हुआ? लाइमन सीरीज का मतलब हुआ कि फर्स्ट ऑर्बिट पे जंपिंग होनी है। यस सर। और बामर सीरीज का मतलब क्या हो गया? सेकेंड ऑर्बिट पे जंपिंग सेकंड करना। ऑर्बिट पे और पास्चन सीरीज का मतलब क्या हो गया? n = 3। थर्ड ऑर्बिट पे बैक जंपिंग करनी है। तो ये जो बैक जंपिंग होता है उससे जो रेडिएशंस बाहर जाते हैं ना, तो लाइमन सीरीज से यस जनरली सर। अल्ट्रा वायलेट निकलती है। बामर से अल्ट्रा वायलेट और विजिबल दोनों लाइटें निकलती है। पास्चन से इंफ्रारेड और आगे जितने भी सीरीज है वो फार इंफ्रारेड लाइट एमिट करती है। आ गया बात समझ में? अब लाइमन से जो यस भी सर। सीरीज हैं उनमें वेवलेंथ फिक्स्ड नहीं है। जैसे मैं लाइमन सीरीज की बात करता हूँ, लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज में देखो क्या होगा। मान लो ये फर्स्ट ऑर्बिट है और सेकेंड ऑर्बिट से मान लो जंप किया, या थर्ड ऑर्बिट से जंप किया। इस तरीके से बहुत सारी ऑर्बिट है। कितना ऑर्बिट है? इनफाइनाइट ऑर्बिट। तो मान लो एक इनफाइनाइट से भी जंप किया लास्ट में, तो आपको पता है जंपिंग में क्या होती है? एनर्जी बाहर जाती है। तो आप बता यस सकते सर। हो एक रेडिएशन यहाँ से बाहर जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट मेंबर। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट मेंबर। इसको बोलेंगे सेकेंड मेंबर। सेकेंड मेंबर बोलेंगे। और इसको हम लोग बोलेंगे लास्ट मेंबर। इसको क्या बोलेंगे जो इनफाइनाइट से आ रहा है? यस सर। लास्ट मेंबर। या इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज लिमिट। अब बताओ किसका एनर्जी ज्यादा होगा? सर लास्ट मेंबर। हाँ सही समझे, लास्ट मेंबर का एनर्जी ज्यादा होगा। तो यस सबसे सर। अच्छा वेवलेंथ किसका सबसे कम होगा? सर लास्ट मेंबर। हाँ, इसका मतलब इनफाइनाइट से रिलेटेड जो वेव है उसकी वेवलेंथ होती है मिनिमम। यस सर। और सेकेंड ऑर्बिट से जो फर्स्ट पे जंपिंग हो रही है उसकी वेवलेंथ होगी मैक्सिमम। यस सर। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लाइमन सीरीज का मिनिमम वेवलेंथ बताओ क्या होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ बताओ क्या होगा। इस यस सर। तरीके का क्वेश्चन आता है। तो हम लोग उसको यस सर। क्या करेंगे, याद कर लेंगे। जैसे यस सर। लाइम सबका मैं बता रहा हूँ। लास्ट जो मेंबर है हमारा, लास्ट मेंबर की मैं बात पहले करता हूँ। लास्ट मेंबर या सीरीज लिमिट। तो लाइमन सीरीज में क्या होगी? देखो मैं लाइमन सीरीज का बात करता हूँ। तो लाइमन सीरीज में देखो मैं क्या लिख रहा हूँ। लाइमन सीरीज में 1/λ हमें निकालनी है। 1/λ का फॉर्मूला पता है, r/z², 1/n1² माइनस 1/n2²। यही फॉर्मूला है ना? यस सर। तो लास्ट का अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसको मैं बोल दूं लेमडा मिनिमम। यस सर। लास्ट वाले का लेमडा मिनिमम था कि नहीं था? हाँ सर। तो लेमडा मिनिमम लिख दिया। और फिर लिख दिया r/z²। लाइमन सीरीज का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट पे आना है, तो n1 की वैल्यू n11 1 हो गई और n2 की वैल्यू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हो गई। तो क्या आएगा लेमडा मिनिमा की वैल्यू बताओ? 1 ये तो जीरो हो स्क्वायर गया। बाय r/z², यही तो आएगी। यस सर। यस सर। आर की वैल्यू होती है अब जब 9.5। वो सब बाद में कर लेंगे, इसी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आता है। तो जब लाइमन सीरीज के लास्ट मेंबर की बात हो तो लेमडा मिनिमा क्या लिखोगे लाइमन सीरीज के लिए? 1 स्क्वायर बाय r/z²। आर जेड। इसी जेड तरीके से स्क्वायर। बामर सीरीज के लिए लास्ट मेंबर का वेवलेंथ चाहिए
तो लाइमन सीरीज में n का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए 1 का स्क्वायर है। बामर सीरीज में n 2 होता है, इसका तो ये हो जाएगा 2 सर का स्क्वायर बाय आर जेड स्क्वायर। इसी तरीके यस से सर पाश्चन सीरीज में n की वैल्यू 3 होती है, तो लेमडा मिनिमा क्या लिखोगे? 3 का स्क्वायर थ्री बाय आर जेड स्क्वायर। समझ में आए? यस सर आ गया तो लास्ट मेंबर को तो आप लिख लोगे, लास्ट मेंबर को लिख लोगे। अब मैं बात करूंगा फर्स्ट मेंबर का, फर्स्ट मेंबर का बात करूंगा, यस सर जिसका लेमडा मैक्सिमम है। इसका लेमडा क्या है? मैक्सिमम है। मैक्सिमम तो लाइमन सीरीज में बताओ क्या होगा? लाइमन सीरीज की बात कर रहा हूं, तो लिखूंगा 1 बाय लेमडा यस सर मैक्सिमा आर जेड स्क्वायर 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर। होगा कि नहीं? ठीक है हाँ सर और बामर सीरीज में लिखूंगा तो क्या होगा? बामर सीरीज में लिखूंगा तो क्या होगा? आर जेड स्क्वायर आर जेड स्क्वायर, यहाँ पे लाइमन वन में अपॉन 1 है और 1 से एक ज्यादा है। यस सर बामर में 2 है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर होगा और एक ज्यादा होगा। 3 स्क्वायर हाँ, इसी तरीके से पाश्चन सीरीज में आर जेड स्क्वायर वन अपॉन लेमडा 3 मैक्सिमा की वैल्यू लिखोगे आर जेड स्क्वायर 1 बाय 3 स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 स्क्वायर। ठीक है, यस कुछ और पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। न्यूक्लियस के बाहर इस तरीके से जाओगे, तो ये जो गैप है इसको मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट एनर्जी गैप, इसको बोल रहा हूँ सेकेंड एनर्जी गैप, इसको बोल रहा हूँ थर्ड एनर्जी गैप, इसको बोल रहा हूँ फोर्थ एनर्जी गैप। तो सबसे ज्यादा एनर्जी होता है E1 का, फिर E2 का, फिर E3 का, फिर बाहर जाने से एनर्जी गैप घटती जाती है। समझ में आया? यस सर तो आपसे क्वेश्चन कुछ चेंज करके पूछ सकता है, इसीलिए मैं ये हिंट कर दिया हूँ। जैसे बोलेगा कि एक वेव यहाँ से निकला और एक वेव यहाँ से निकला, ये लेमडा 1 है, ये लेमडा 2 है, बताओ कौन बड़ा है? लेमडा 1 बड़ा है कि लेमडा 2 बड़ा है? तो ये जब पता रहेगा ना, तब आप आंसर कर सकोगे। यस सर कौन बड़ा है, लेमडा 1 की लेमडा 2? तो जो न्यूक्लियस से नजदीक रहेगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसीलिए वेव कम होगा। यस सर तो ये था आपका बोस थ्योरी। समझ में आ गया बोस थ्योरी? बोस यस थ्योरी सर आ आया? गया क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चन बनाओ, बोस थ्योरी पे कुछ क्वेश्चन बना लो। कौन सा? यस सर बोस थ्योरी पे कुछ क्वेश्चन बना लो, जैसे ये वाला बना लो। पहले क्वेश्चन नंबर 6 बना लो, 5 बाद में, कॉलिजन वाला क्वेश्चन है। 5 6 यस बना सर लो पहले। length of the Lyman series corresponds to Paschen series. Yes, sir. हाइड्रोजन एटम का बात कर रहा है, तो जेड का वैल्यू 1 रखेंगे। यस सर आर निकाल लेंगे सर वहां से, फिर उसमें पुट करके सर आ जाएगा। लाइमन सीरीज का डिफरेंस दिया है और पाश्चन का पूछ रहा है। इसको मैं यस सर हिंट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? लाइमन सीरीज के लिए बोला था। देखो, लाइमन सीरीज के लिए डिफरेंस दिया हुआ है और पाश्चन के लिए निकालना है। तो लाइमन सीरीज के लिए क्या हो गया, किसका डिफरेंस बोल रहा है? मैक्सिमा और मिनिमा का डिफरेंस। 4 टाइम्स हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमा माइनस मिनिमा, यही तो बोल रहा है।
यस सर। बताओ मैक्सिमम लेमडा माइनस मिनिमम। मैक्सिमा क्या आया था? देखो लेमडा मैक्सिमा क्या आया था, ये वाला। सर यस इस सर। तरीके से लेमडा मैक्सिमा आ रहा था। तो इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/4, तो 3/4। तो लेमडा यस सर। मैक्सिमा आ जाएगी 3/4 RZ²। लाइमन सीरीज का मिनिमा कितना आ गया, 1/RZ²। तो नीचे में RZ² तो है ही, एक 3/4 है और एक 1 है। लेमडा मैक्सिमा ही कम आ रहा है। सीरीज लिमिट क्या हो गया, 1/RZ²। लेमडा मैक्सिमा क्या आ गया, अच्छा उल्टा लिख दिया हूँ, 4/3 होगा। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 होगा। तो लाइमन सीरीज के लिए क्या आया, देखो लाइमन सीरीज के लिए आया, 4/3 RZ² माइनस 1/RZ², ये आया। यस सर। ये आया। इसी तरीके से पास्चन के लिए लिखोगे, ये बस रियल में कैसे आया इसको मैं बताता हूँ। 4/3 कैसे आया इसको अगर लिख लो तो ये आया 1 यस सर। माइनस 1/4, यानी 1/1², 2² ऐसे आया, बाय RZ² बाहर कर लो, RZ² बाहर कर लो और माइनस यहाँ पे आया 1 का स्क्वायर, ऐसे कुछ आया। इसी तरीके यस से सर। बामर के लिए लिखो और पास्चन के लिए लिखो। बामर के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, लेमडा मैक्सिमा माइनस लेमडा मिनिमा। तो लेमडा मैक्सिमा के लिए क्या होगा, तो 2² माइनस 3² का टर्म आ रहा है मैक्सिमा के लिए। देखो 2² माइनस 1/2² माइनस 1/3², तो ये 36 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, 36/5 RZ²। बामर के लिए, लेकिन हमें पास्चन के लिए चाहिए, तो पास्चन यस के लिए सर। कर लो। 16 और 9 आया, 16 गुना 9 और माइनस 16 माइनस 9, 7। तो ये आ गया 16 गुना 9 और बटे 7 RZ²। और लेमडा मिनिमा का वैल्यू तो पता ही था, 2 का, पास्चन के लिए लिख रहा हूँ, पास्चन के लिए। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर बाय RZ², ऐसे कुछ आ रहा है। इसका यस सर। वैल्यू दिया हुआ है, लाइमन का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 304, और इसका डिफरेंस मान लो x। दोनों को क्या करो, डिवाइड कर दो, तो RZ² यहाँ से RZ² कट जाएगा। अब बचा 4/3 माइनस 1 और 144/7 माइनस 9 इक्वल्स टू x। ये x का वैल्यू आया। अच्छा वहां पे सॉरी ऊपर में भी है ना 304, 304/x ये आता है। यस सर। तो ये देखो लेंदी हो जा रहा है, इतना एग्जाम में बहुत मुश्किल से ही कोई कर पाएगा। सर आया था एक केमिस्ट्री में क्वेश्चन इंटीजर है सर, पिछली बार। तो इसका मैं तरीका आपको बता रहा हूँ ना, इसका मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि क्या तरीका है। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, इन तीन के लिए लेमडा मिनिमा और लेमडा मैक्सिमा डायरेक्ट याद रखो, ठीक है, कि यस एग्जैक्ट सर। वैल्यू कितनी होती है, एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद रखनी है। जैसे लाइमन सीरीज मुझे याद था, मैं भूल गया हूँ, निकाल लेता हूँ यहाँ पे। लेमडा सर मैक्सिमा बात तो कितना आएगा तुम्हारा था। लाइमन सीरीज के लिए, तो आया था 1/RZ²। यस सर। हाइड्रोजन के लिए बात करेंगे, जनरली हाइड्रोजन पे ही लेमडा पूछेगा, तो 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/R। क्या आ जाएगा, 1/R। तो ये R मैक्सिमा आ गया 1/R
और ये आ जाएगा 4/, लेमडा मैक्सिमा आ जाएगा सर 3/4। 4/3r आ जाएगा, ये 1/r आएगा, यस सर 4/3। 1/r ये होगा, ये होगा। फिर बामर के लिए करो, तो मिनिमा के लिए तो ये आ जाएगा 4/r, यस सर। और ये आ जाएगा 9/r, मिनिमा सही है। यस सर। और मैक्सिमा के लिए क्या करूं, इसको भी मैक्सिमा निकालना होगा। इसका भी और मैक्सिमा कितना होगा, जो भी है मैक्सिमा तो निकल ही आ जाएगा, लेकिन हमें कुछ चीजें अलग से करना है। एग्जैक्टली एंगस्ट्रॉम में उसकी वैल्यू निकालनी है। लाइमन सीरीज की ना लैम्डा मिनिमा और लैम्डा मैक्सिमा की हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से बामर सीरीज में भी चाहिए। बामर सीरीज में भी मिनिमा और मैक्सिमा की एग्जैक्ट वैल्यू एंगस्ट्रॉम में चाहिए या नैनोमीटर में चाहिए। और पास्चन की भी, पास्चन सीरीज की भी लैम्डा मिनिमा कितनी होगी और लैम्डा मैक्सिमा कितनी होगी। सर इनको ही याद कर लूंगा सर, मिनिमा और मैक्सिमा। नहीं ना, जैसे बामर सीरीज में 6561 एंगस्ट्रॉम होता है बामर सीरीज में, यस सर। और इससे थोड़ा कम होता है 4860 के करीब। तो लैम्डा मिनिमा का वैल्यू याद रहेगा तो वो कुछ भी एग्जाम में दे वो बन जाएगा। हाँ सर। तो तो ये तीन ना आप क्या करना, कहीं पे भी या गूगल पे सर्च करके इसको पूरा डायरेक्टली याद करना, मिनिमा और यस सर, मैक्सिमा, कर ठीक है। दूंगा। नहीं तो निकालने में प्रॉब्लम हो जाए। निकाल करके देखना, मैं निकाल करके देखूँ क्या अभी लाइमन सीरीज का। सर देख लूंगा सर, बुक वगैरह में लिखा होगा या फिर नहीं, बुक नेट में पे देख। नहीं मिलेगा लाइमन, या कहीं पे देखना होगा लाइमन सीरीज वेवलेंथ, लाइमन सीरीज वेवलेंस वैल्यू, देखते हैं है कि नहीं। हाँ देखो कितना आसानी से मिल गया। यस सर, बुक में दिया था, बुक में भी है शायद किसी में। बाइजू वाले में लिखा हुआ है, देखो ये लिखा है यार 2 का दिया, 1 का नहीं दिया है। सेकेंड ऑर्बिट का दिया है, फर्स्ट का ही नहीं दिया है। हाँ सर, फर्स्ट का नहीं दिया। और सर दिया, फर्स्ट का मैं निकाल लेता हूँ। अच्छा सेकेंड का दिया है ना, सेकेंड का एनर्जी वेवलेंथ अच्छा, दिया हुआ है, तो फर्स्ट का निकाल सकते हो। और ये लाइमन सीरीज का दिया है, बामर सीरीज, ये फर्स्ट का ही नहीं दिया है। कुछ और में देखते हैं कहीं पे तो होगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज, सर आर का वैल्यू कितना होता है? 10⁻⁷ हाँ। अप्रॉक्स। अच्छा N2 का मतलब ये दिया है ना कि 2 से आया है, समझे कि नहीं। और N3 का मतलब दिया है कि ये 3 से आया हुआ है, तो सही है ये वाला मैं आपको सेंड कर देता हूँ PDF करके। यस सर। ये जो इसमें दिया है ना, ये मैं इसका फोटो खींच लेता हूँ, PDF सेंड कर देता हूँ, ठीक है, इसमें दिया हुआ है। हम्म,
इसका मैं PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं यस केवल सर। वैल्यू देख लेता हूँ, क्या वैल्यू दिया है, उस वैल्यू को यूज कर लेते हैं। वैल्यू क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम वेवलेंथ दिया हुआ है 121.6, लगभग याद कर लेना। 121 122 याद रखो ना, 122 मैक्सिमा का दिया हुआ है लाइमन सीरीज में। लाइमन सीरीज में मैक्सिमा का दिया हुआ है 122 नैनोमीटर, ठीक है। और यस सर। मिनिमा का कितना दिया है, मिनिमा का दिया हुआ है, मिनिमा का कितना दिया हुआ है, मिनिमा का दिया हुआ है 91, मिनिमा का दिया हुआ है 91, ये दिया हुआ है। और बामर सीरीज में मिनिमा का वैल्यू, सॉरी मैक्सिमा का वैल्यू बामर सीरीज में क्या दिया है, सर एक्यूरेटली याद करना पड़ेगा। हाँ वो लिखा तो देखो 6563 बताया था ना, यस सर। 656 और 3646, 3646 ये एंगस्ट्रॉम में 3646 हो गया, और ये 656 हुआ। नैनोमीटर में बदलना है तो एक डेसिमल दे देना। यस सर। और पास्चन में मैक्सिमा मिनिमा भी दिया हुआ है। पास्चन में मैक्सिमा और मिनिमा कितना दिया है, मैक्सिमा दिया है 1875 नैनोमीटर है ये। और मिनिमा का वैल्यू दिया हुआ है 820 820.4 नैनोमीटर, तो ये नैनोमीटर के रेंज में दिया हुआ है। तो इस वाले क्वेश्चन को करके देखना, ठीक है। यस इस सर। वाले क्वेश्चन को शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज दिया हुआ है, करस्पॉन्डिंग डिफरेंस फॉर द पास्चन सीरीज निकालनी है, इसको ट्राई कर सर लेना। हाँ यस बोलो। सर। सर इसको बुक का PDF भेज देना सर। ठीक है, 7 और वाला भी ट्राई कुछ। करो। कहाँ से कहाँ आ रहा है इलेक्ट्रॉन, देखो सर n+1 से n आ रहा है, और यस उसके सर। फ्रीक्वेंसी का बात कर रहा। यस सर। तो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का यस सर। फॉर्मूला पहले लिख लो। अच्छा ये लास्ट ही होगा। R Z²। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है RC/Z², 1/N1² माइनस 1/, N2²। तो ये हो गया RC/Z²। N1 को बोला n लेने और N2 को बोला n+1 लेने। अब इसको यस सर। सॉल्व कर लो तो RC/Z² नीचे आ जाएगा n² n+1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा n+1² माइनस n²। अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, RC/Z² a² माइनस b² a माइनस b a प्लस b, और नीचे में आ गया n² और n+1 का स्क्वायर। कहता है n बहुत ज्यादा है, तो उसके सामने जो 1 और 2 एडेड है उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो यस सर। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखो लगभग क्या आ जाएगा, RC/Z²। 2n+1 को केवल 2n लिखेंगे, n+1 को केवल n लिखेंगे, तो एक n कटेगा। फ्रीक्वेंसी n के पावर 3 पे डिपेंड करेगा। यस सर। तो वो यही आगे पूछ सर। रहा था, फ्रीक्वेंसी n के किस पावर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यस सर। और आगे भी देखो फिर पूछ रहा है व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ emitted by electron when jumps from second excited to ground। second excited का मतलब थर्ड ऑर्बिट, सेकेंड एक्साइटेड का मतलब क्या होता है, थर्ड ऑर्बिट। ऑर्बिट यस सर। एक्साइटेड का मतलब एक ऊपर,
सेकेंड Yes, sir. एक्साइटेड का मतलब हो गया, एक हो गया ग्राउंड स्टेट, First. सेकेंड ऑर्बिट को बोलते हैं, सेकेंड ऑर्बिट बोलो या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलो। इसी तरीके से थर्ड ऑर्बिट बोलो या सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। यानी पहली बार जंप करेगा तो ऐसे जाएगा, दूसरी बार एक्साइट होगा तो ऐसे जाएगा, ये बोल रहा है। Yes, sir. तो आपको बताना है कि जंपिंग जब हो रही है तो वेवलेंथ क्या होगी। सिंपल फॉर्मूला है। यहाँ पे क्वेश्चन ना थोड़ा सा कंफ्यूज करा है। ये जो पहला सेंटेंस लिखा है इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। वेवलेंथ निकालना है तो इसका कोई यूज ही नहीं है। Yes, sir. वेवलेंथ निकालना है तो सिंपल फार्मूला लगाएंगे, 1/λ इक्वल्स टू RZ², 1/N1² माइनस 1/N2², ये निकाल लेंगे। तो कहाँ से कहाँ आ रहा है? सेकेंड एक्साइटेड का मतलब थर्ड से फर्स्ट पे आ रहा है। तो यहाँ पे लिख दो 1² और यहाँ पे 3 का स्क्वायर, और हाइड्रोजन Yes, sir. एटम बोला है तो Z का वैल्यू 1 ले लो। तो लेमडा का वैल्यू 1/λ हो जाएगा R, और 1 माइनस 1/9 हो जाएगा 8/9। तो लेमडा का वैल्यू आ गया 9/8 R, और R का वैल्यू होता है 10⁻⁷। इसको ऊपर ले जाओ और नैनोमीटर में बदल दो। तो देखो ना, डिवाइड अगर 9 को 8 से करो तो कैसे करोगे? 1 लगाओगे तो 1 वाला ऑप्शन एक ही तो दिख रहा है, Yes, sir. नहीं? हाँ सर। इसी तरीके से 9 वाला देखो, कहता है बामर सीरीज का फर्स्ट मेंबर इतना है, तो बताओ सेकंड मेंबर क्या होगा? फर्स्ट मेंबर Yes, इतना है तो सेकंड मेंबर क्या होगा? तो मैं जो बताया हूं ना वो चार्ट आपको याद रखना ही होगा। ये जो चार्ट है Yes, sir. ज्यादा नहीं, ये मैक्सिमा वाला एक याद रखो। यानी ये फर्स्ट वाला जो होगा, फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट जो वेव निकलेगा, सेकंड वेव निकलेगा, थर्ड जो वेव निकलेगा, और जो लास्ट, ये 3 और एक लास्ट, हर एक में याद रखोगे तो बहुत सारा कैलकुलेशन से बच जाएंगे। ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये लास्ट वाला। इसी तरीके से इसमें भी, पाश्चन में भी पहला, दूसरा, तीसरा और ये लास्ट वाला। तो 2-3 बार रिवीजन कर लोगे ना तो याद हो जाएगा और कैलकुलेशन बहुत कम कर देगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये चीजें अगर याद नहीं रहेगा ना तो Yes, बहुत sir. परेशान हो जाएंगे। फिर फार्मूला यूज करेंगे, 9 वाले फार्मूला कैसे लगाएंगे, तो पेज भी नहीं बचा। चलो कल देखते हैं। तो क्वेश्चन कर लेना, ठीक है? बोस मॉडल में, Yes, sir. बोस मॉडल का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। 1-2 कॉन्सेप्ट और बचा है बोस मॉडल में, वो मैं अगले सर क्लास में कवर कर दूंगा, ठीक है? अरे वो मैं बुक में सेंड कर दिया था आकाश, यस सर। सर इसका बुक में सेंड कर हाँ दिया था सर। वहां पे, टेलीग्राम पे। सर अभी किए थे? नहीं, सुबह में किया था सर, अभी मुझे याद आया कि मैं सुबह में किया था। चलो ठीक है। हाँ सर देखा तो था।